नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी 5 राज्यों के चुनावी घमासान की पूरी तस्वीर लेकर आपके सामने आया हूं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो 4 तस्वीरें आने वाली हैं, 4 बड़ी खबरों से जुड़ी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव की सीट को लेकर अब सस्पेंस खत्म हो गया है। अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे। इन सबके बीच आज कांग्रेस के पोस्टर गर्ल से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आई है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों की स्क्रीन पर प्रियंका गांधी की पोस्टर गर्ल की चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। लोग पूछ रहे हैं, लगे हाथ छुड़ाकर क्यों नहीं भागी पोस्टर गर्ल। चुनावी घमासान के बीच एक और खबर दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका से जुड़ी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 1 साल में क्या किया, पूरा रिपोर्ट कार्ड मैं आज आपको दिखाऊंगा। मैं सरफराज सैफी आपको यकीन दिलाता हूं, आपकी हर दिन आवाज बुलंद करूंगा। मैं राष्ट्र की दबी आवाज को आप तक पहुंचाऊंगा। मैं राष्ट्र की हर दबी आवाज को अपनी आवाज दूंगा, राष्ट्र की आवाज बनाऊंगा। आपकी आवाज, मेरी आवाज, यही तो है मेरे मुल्क की आवाज, मेरे वतन की आवाज, मेरे हिंदुस्तान की आवाज, राष्ट्र की आवाज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टियों ने अपना अपना मोर्चा बना लिया है। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव अपने गठबंधन के बूते लखनऊ की गद्दी पर दावा ठोक रहे हैं। सीएम योगी अपने गठबंधन के दलों के बूते सत्ता में वापसी की हुनकार भी भर रहे हैं। आज मैं योगी के गठबंधन बनाम अखिलेश यादव के गठबंधन का पूरा पोस्टमार्टम करूंगा। मैं सरफराज सैफी समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन की ताकत देख रहा हूं। मुझे एसपी और आरएलडी गठबंधन के बीच विवादों की गांठें अब साफ साफ नजर आने लगी हैं। मथुरा की माठ सीट पर क्यों एसपी आरएलडी उम्मीदवार आमने सामने आ गए हैं? जेवर विधानसभा सीट से अवतार सिंह भड़ाना ने क्यों अपना नामांकन वापस ले लिया है? मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को रिझाने में जुट गई है। बीजेपी ने अपने पुराने साथियों का हाथ कसकर थाम रखा है। बीजेपी गठबंधन ने सीट शेयरिंग की फाइल का जो फार्मूला आने के बाद से यह पता चल पाएगा कि गठबंधन से विजय पथ तय होगा या गठबंधन की गांठें नई चुनौतियां पेश करेंगी। उत्तर प्रदेश के सियासी रण में साथियों के सहारे लखनऊ का किला फतह करने की तैयारी चल रही है। सभी सियासी दलों ने अपने अपने साथियों का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले बात यूपी में सत्तारूढ़ बीजेपी की। बीजेपी ने मिशन 2022 के लिए अपने पुराने साथियों पर ही भरोसा जताया है। बीजेपी ने अपना दल और निषाद पार्टी से गठबंधन किया है। 2017 में भी अपना दल सोनेलाल पटेल ने बीजेपी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा था और तब बीजेपी ने अपना दल को 11 सीटें दी थी। निषाद पार्टी भी 2019 से बीजेपी के साथ है और इस बार भी बीजेपी के साथ ही खड़ी है। जिस तरीके से हमने 2017 से 2022 के बीच में एक नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर गढ़ने का काम किया है, उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है और उत्तर प्रदेश जैसा महत्वपूर्ण राज्य जहां पिछड़ों की आबादी 50% से भी ज्यादा है, वहां हमने सामाजिक न्याय की अवधारणा को और मजबूत करने की दिशा में बहुत सारे कदम उठाए हैं। ऐसा अभी और भी बहुत कुछ है जो हमें साथ में मिलकर करना है। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर पूरी मजबूती के साथ अपना दल भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी हम सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी और उत्तर प्रदेश को आगे लेकर जाएंगे।
2 साल पहले 2019 में मैं यहीं आया था और सहयोगी दल के रूप में मैंने यहाँ एक संकल्प लिया था कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो मंत्र है योगी जी का, मोदी जी का, उसे भारत के निचले पावदान में रहने वाले लोगों तक पहुंचाना। 2019 संकल्प लिया था, ऐतिहासिक जीत दिया। मैं आज फिर आपके साथ संकल्प दोहराता हूं कि 2022 की भी जीत एनडीए की उत्तर प्रदेश में पुनः स्थापित करके देने का काम करेंगे। यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ा मुकाबला दे रही समाजवादी पार्टी ने भी चुनावी वैतरणी पार करने के लिए कई नए साथी तैयार किए हैं। समाजवादी पार्टी की साइकिल पर अब तक राष्ट्रीय लोकदल, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, महान दल, जनवादी पार्टी, अपना दल, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार हो चुके हैं। ये बात अलग है कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन में चुनावों से पहले ही दरार पड़ती दिख रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है। बावजूद इसके मथुरा की माट सीट पर दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी आमने सामने खड़े हैं। जबकि समाजवादी पार्टी ने माट से डॉक्टर संजय लाटर को प्रत्याशी बनाया है। योगेश नोहावर नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए तो मैदान खाली करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हालांकि एक खबर यह भी है कि माट से राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो योगेश नोहावर अपने नेता के लिए मैदान छोड़ने को तैयार हैं। माट पर समाजवादी पार्टी के गठबंधन में रार से चुनावी मुकाबला और दिलचस्प होता जा रहा है। मथुरा जिले की माट सीट पर सियासी मुकाबला काफी रोचक हो चला है, क्योंकि एक तरफ तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में दरार साफ दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ माट का सियासी समीकरण तो कुछ और ही कहता है। माट सीट का गठन 2008 में किया गया था, जिसके बाद 2012 के विधानसभा चुनावों में पहली बार इस सीट पर वोट डाले गए थे। तब राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी को इस सीट पर जीत हासिल हुई थी, क्योंकि माट सीट जाट बहुमूल्य मानी जाती है। चुनाव जीतने के कुछ दिन बाद ही जयंत चौधरी ने माट सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद उपचुनाव में टीएमसी के श्याम सुंदर शर्मा को जीत नसीब हुई थी। 2017 में भी श्याम सुंदर शर्मा को ही जीत मिली थी, लेकिन तब वो बीएसपी में शामिल हो चुके थे। इस बार भी श्याम सुंदर शर्मा हाथी पर चढ़कर चुनावी मैदान में उतरे हैं। यूपी में सियासी दलों के गठबंधन की बात चल रही है तो बहुजन समाज पार्टी का जिक्र होना भी जरूरी है। मिशन 2022 के लिए बहुजन समाज पार्टी ने किसी बड़े दल से गठबंधन तो नहीं किया है, लेकिन 10 छोटे छोटे दलों का सहारा जरूर लिया है। हालांकि खबर यह भी है कि सहयोगी दलों के जिस भी नेता को बहुजन समाज पार्टी टिकट देगी, उसे बीएसपी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ना होगा। यूपी की सत्ता में वापसी की राह तलाश रही कांग्रेस ने इस बार किसी से हाथ नहीं मिलाया। सूबे की सभी 403 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस आत्मनिर्भर है और बेहतर नतीजों की उम्मीद भी कर रही है। सियासत के खेल में गठबंधन का गणित काफी अहम होता है। उत्तर प्रदेश में हर पार्टी अपने गठबंधन साथियों के सहारे सियासी बिसात तो बिछा रही है, लेकिन गठबंधन में गांठ भी साफ नजर आ रही है और शायद इन्हीं गांठों की वजह से अभी तक सीट शेयरिंग पर फाइनल फैसला नहीं हो सका है। ऐसे में सियासी हलकों से जुड़ा एक पुराना जुमला बहुत याद आता है कि सियासत में हर बार 2 और 2 4 नहीं होते, क्योंकि बराबर में खड़ा साथी साफ है या खिलाफ, इसको समझ पाना आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
उत्तर प्रदेश के चुनावी युद्ध में समाजवादी पार्टी ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। अब लगभग साफ हो गया है कि चुनाव अखिलेश यादव मैनपुर की करहट सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे और कुछ घंटों पहले ही अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की जनता से पूछकर चुनाव लड़ने की बात कही थी। मैं सरफराज सैफी आपको ग्राफिक्स के जरिए यह समझाने की कोशिश करता हूं कि अखिलेश यादव ने मैनपुरी से चुनाव लड़ने के मायने क्या हैं। मैनपुरी जिले की समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है करहल विधानसभा सीट की बात करें तो पिछले 15 साल से लगातार इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। साल 2007 में बीजेपी ने जरूर इस किले में सेंध लगा दी थी, लेकिन उससे पहले भी लगातार 2 दशक तक समाजवादी पार्टी का इसी सीट पर कब्जा रहा है। यानी बाबूराम यादव लोकदल से, जनता दल से, जनता पार्टी सेकुलर और समाजवादी पार्टी से लगातार 5 विधायक चुने गए हैं। साल 2007 में सोबरन सिंह यादव ने बीजेपी से टिकट पर करहल से चुनाव जीत लिया था। बाद में सोबरन सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। तब से लगातार वो ही करहल से विधायक हैं। अखिलेश यादव के अलावा चाचा शिवपाल सिंह यादव के चुनावी क्षेत्र का फैसला भी करीब करीब हो गया है। इटावा जिले की जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। जसवंत नगर की सीट भी समाजवादी पार्टी का मजबूत किला है और पिछले 5 विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव लगातार यहां से चुनाव भी जीत रहे हैं। उससे पहले मुलायम सिंह लगातार 4 बार जसवंत नगर से चुनाव जीत चुके हैं। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने अपने अपने सेफ सीट का चुनाव भी कर लिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि घर से चुनाव लड़कर समाजवादी पार्टी साइकिल को लखनऊ तक पहुंचा पाती है या फिर नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। आइए मैं आपको बताता हूं और दिखाता हूं कि उत्तर प्रदेश के नेता किस विधानसभा सीट से हाथ आजमाएंगे। मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के मैनपुरी से करहल से विधानसभा चुनाव से उतरेंगे, तो वहीं अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव इटावा के जसवंत नगर से चुनाव मैदान में उतरेंगे। वो अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के बदले समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ताल ठोक रहे हैं और उनके विपक्ष में आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद होंगे। वहीं मेरठ के सरधना से बीजेपी के संगीत सोम चुनावी मैदान में होंगे, जबकि कौशांबी के सिराथू विधानसभा सीट से डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं देवरिया के रुद्रपुर से कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह ताल ठोकते नजर आएंगे। ये तमाम वो नेता हैं जो उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं और अलग अलग जगहों से ये चुनाव लड़ेंगे और इनकी किस्मत भी आपके हाथ में है। कांग्रेस की पोस्टल गर्ल क्यों हाथ छुड़ाकर भाग गई है? प्रियंका गांधी की लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली मुहिम को आज सबसे बड़ा झटका कैसे लग गया? मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं, कांग्रेस की पोस्टल गर्ल आज बागी हो गई। कांग्रेस की पोस्टल गर्ल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब बीजेपी की वो ब्रांड भी बन गई है। मैं आज आपको कांग्रेस की पोस्टल गर्ल प्रियंका मौर्य की बगावत के बारे में हर बात आपको समझाऊंगा। उत्तर प्रदेश की आधी आबादी के लिए इस बगावत के सियासी मायने भी समझाऊंगा। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से पूछना चाहता हूं कि अगर पोस्टल गर्ल को ही पार्टी संभाल नहीं पाएगी
तो लड़कियों की लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी? लड़कियों का भरोसा अगर यूं दरकेगा तो कांग्रेस की 40% उम्मीदवारों का भरोसा कौन कायम रखेगा? और यही सवाल आज पूरे देश में, प्रदेश में गूंज रहा है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ आखिर कांग्रेस अपनी लड़कियों को क्यों नहीं संभाल पा रही है? अब इनसे मिलिए। ये हैं प्रियंका मौर्य। कभी कांग्रेस की पोस्टर गर्ल थी, लेकिन आज बीजेपी की हो गई हैं। कांग्रेस के मिशन लड़की हूं लड़ सकती हूं वाले पोस्टर में कांग्रेस ने इनकी तस्वीर को खास स्थान दिया था। पोस्टर में तमाम लड़कियों के बीच प्रियंका मौर्य को केंद्र में रखा गया था। लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो प्रियंका का टिकट सबसे पहले काट दिया गया। यानी कांग्रेस जिस चेहरे को केंद्र में रखकर प्रचार प्रसार अभियान को धार देने में लगी थी, उसे ही सबसे पहले झटका दे दिया। कांग्रेस के रवैये से नाराज उसकी दुलारी अब बीजेपी की प्यारी हो गई है। हाथ का साथ छोड़कर प्रियंका अब कमल खिलाने में लग गई हैं। लखनऊ में लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने प्रियंका मौर्य समेत कई नेताओं का बीजेपी में वेलकम किया और बीजेपी में आते ही कभी कांग्रेसी रही प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस पर ही करारा हमला बोल दिया। ये जो स्लोगन है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये मात्र एक स्लोगन बन के रह गया, एक स्टंट बन के रह गया महिलाओं के वोट को अट्रैक्ट करने के लिए। जब बात आई अधिकार की तो सिरे से नकार दिया गया। प्रियंका वाड्रा जी को सब कुछ पता है कि क्या चल रहा है उनकी पार्टी में, उसके बावजूद वो आवाज़ नहीं उठाती हैं, सिर्फ बात करती हैं महिलाओं की। जहाँ पे उनका हक अधिकार देने की बात आती है वहाँ पे वो साइलेंट हो जाती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके की नीति से वो कार्य कर रही हैं वो सब समझेंगे और जल्द ही उनको परिणाम दिखेगा। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ स्लोगन भले ही कांग्रेस का हो, लेकिन इस पर बीजेपी गहनता से काम कर रही है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि चुनाव में आधी आबादी का क्या महत्व है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आधी आबादी को लेकर न केवल नीतियां बनाती है, बल्कि मौका मिलते ही आधी आबादी को अपनी पार्टी में स्वागत भी करती है। एक दिन पहले मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में आई थी और अब उनको पार्टी ने अपना पोस्टर गर्ल बना दिया है। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव और हाल ही में बीजेपी छोड़ साइकिल की सवारी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य की तस्वीरें हैं, जिस पर लिखा हुआ है सुरक्षा जहां बेटियां वहां। यानी बीजेपी पोस्टर के जरिए बताना चाह रही है कि समाजवादी पार्टी में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। चुनाव में बीजेपी आधी आबादी पर काफी फोकस करती है और इसका फायदा भी मिलता है। यूपी के पिछले 2 चुनावी ट्रेंड देखें तो यहाँ महिलाएं वोट देने के लिए पुरुषों के मुकाबले ज्यादा निकली। 2012 में 58% पुरुषों की वोटिंग और 60% महिलाओं ने वोटिंग की। 2017 में 59% पुरुषों ने मतदान किया, जबकि 63% महिलाओं ने वोटिंग की। यही वजह है कि बीजेपी महिलाओं को अपनी पार्टी में वेलकम करने के साथ साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले रही है। बीजेपी न केवल महिलाओं को तवज्जो दे रही है, बल्कि सूबे के सबसे बड़े सियासी परिवार में भी लगातार सेंध लगा रही है। पहले मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव और अब मुलायम सिंह के साड़ू प्रमोद गुप्ता को अपनी पार्टी का सदस्य बना लिया है। मोदी जी की नीतियाँ, माननीय योगी जी की नीतियाँ जो छब इन्होंने बनाई है प्रदेश में, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। इसीलिए उनकी नीतियों को अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है। जो माननीय मुलायम सिंह जी के लोग समाजवादी लोग थे, उनको अखिलेश जी ने सबको किनारे कर दिया। उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते, उनको घृणा है। और जो चाटकार लोग हैं उनको घेर रखा, उन्हीं की बात मानते हैं।
चुनाव से पहले सियासी दलों में भगदड़ का सिलसिला जारी है। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के कई मंत्री और विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा, तो अब बारी बीजेपी की है। भगवाधारी पार्टी के निशाने पर अब साइकिल है और लगातार इस साइकिल की हवा निकालने में बीजेपी को कामयाबी भी मिल रही है। हालांकि चुनावी नतीजों पर यादव कुनबे में सेंध का कितना असर पड़ेगा, इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। अलग अलग दलों के नेताओं ने रणनीति बनाने और प्रचार अभियान में जुट गए हैं। इन सबके बीच बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 59 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। 11 विधानसभा सीटों के नाम का ऐलान होना भी बाकी है, जिनमें डोईवाला सीट भी शामिल है। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विधायक हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक दिन पहले ही चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर की थी और पहली लिस्ट में सरिता आर्य का नाम शामिल हुआ था, जो महज 48 घंटे पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। वहीं बीजेपी से निकाले गए हरक सिंह रावत के करीबी उमेश कुमार, जो पत्रकार भी हैं, उनका लिस्ट शामिल हुए उस लिस्ट में। और बीजेपी ने 5 महिला कैंडिडेट को टिकट दिया है। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं कि उत्तराखंड का सिनेरियो क्या है। तस्वीरों के जरा देखिए कि पुष्कर सिंह धामी खटीमा से वो चुनाव लड़ेंगे, तो महाराज सतपाल सिंह जो खलास से चुनाव में हाथ आजमाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार शहर से ताल ठोकेंगे। नरेंद्र नगर से सुबोध उनियाल चुनाव लड़ेंगे। धनौल्टी से पीतम पवार मैदान में हैं। गणेश जोशी मसूरी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाली सरिता आर्य नैनीताल से चुनाव में ताल ठोकेंगी। वहीं अगर मैं बात करूं तो केदार सिंह रावत बीजेपी के यमुनेत्री से उनको उम्मीदवार बनाया गया है, वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अगर मैं दूसरे कैंडिडेट की बात करूं तो बद्रीनाथ से महेश भट्ट चुनाव मैदान में कूद रहे हैं। इसके अलावा घनसाली से शक्तिलाल साहब को चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतारा है। यह बीजेपी का मिशन उत्तराखंड है। भारतीय जनता पार्टी ने आज गोवा विधानसभा चुनाव के लिए भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने सीएम प्रमोद सावंत और डिप्टी सीएम मनोहर की सीट के नाम का भी ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर के बेटे उत्पल पारिकर का नाम नहीं है। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उत्पल पारिकर को दूसरी सीट से उम्मीदवार बनाने की अभी चर्चा चल रही है। मैं ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत संकेली से चुनाव लड़ेंगे, तो डिप्टी सीएम मनोहर मंडगांव से हाथ आजमाएंगे। वहीं मंत्री विश्वजीत राणे की पत्नी दिव्या राणे पौरिम से चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा पंजिम से अतानासियो मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। पहली सूची में विश्वजीत प्रताप सिंह राणे का नाम भी शामिल है, जो वलपई विधानसभा सीट से मैदान में ताल ठोकेंगे। इसके अलावा सालीगांव से जयेश विद्यासागर चुनाव लड़ेंगे। पंजिम से अतानासियो को उम्मीदवार बनाया गया है, तो जोसुआ से पीटर डिसूजा मपुआ से चुनाव मैदान में उड़ेंगे। ये मैं आपकी जो जानकारी है उसके लिए बता दूं कि गोवा की जो लिस्ट में इन तमाम बड़े नेताओं का नाम शामिल है। हालांकि दूसरी लिस्ट अभी जारी होनी बाकी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी राष्ट्र की आवाज जारी है। वर्चुअल रैली कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव के बीच नेता वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर नई रणनीति बना रहे हैं। मैं सरफराज सैफी
आपको यह बताना चाहता हूं कि वर्चुअल रैली वाली तकनीकी के लिए कई नेता पूरी तरीके से तैयार नहीं है। राजनीतिक पार्टियों के लिए विधानसभा उम्मीदवारों की रणनीति बनाने में कई सारी दिक्कत आ रही है। छोटे छोटे दलों के नेताओं के पास वर्चुअल रैली का फंडा समझने का कोई नहीं है। कैसे लोगों को जोड़ेंगे, कैसे लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे, यह एक बड़ा सवाल बन गया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कई उम्मीदवारों के लिए लैपटॉप, कंप्यूटर, टैब का इस्तेमाल कर चुनाव प्रचार करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। कई इलाकों में इंटरनेट कनेक्शन की मुसीबत है, तो कई इलाकों में इंटरनेट की स्पीड नेताओं को रुला रही है। वर्चुअल रैली का रियल पोस्टमार्टम करते हुए कई दिलचस्प तथ्य मेरे सामने आए हैं। आप भी इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि दरअसल वर्चुअल रैली होती क्या है और किस तरीके से इसका सेटअप होता है और किस तरीके से नेता और जनता एक दूसरे से बात संवाद करती है। चुनाव हो, चुनाव में रैली हो, रैली में भीड़ हो, पारंपरिक रूप से यही पैमाना रहा है किसी राजनीतिक पार्टी की ताकत का अंदाजा लगाने का। चुनाव में किसकी हवा चल रही है, इसका अंदाजा चुनावी सभाओं में जुटने वाली भीड़ से लगाया जाता रहा है। लेकिन कोरोना ने सब बदल दिया है। जीवन जरूरी है, जीवन बचाना है तो चुनावी मौसम में संयम जरूरी है। चुनाव है तो क्या हुआ, नेताजी की साख दांव पर लगी है तो क्या हुआ, राजनीतिक दलों को अपना दम दिखाना है तो क्या हुआ। नो चुनावी रैली, नो रोड शो, नो पद यात्रा, नो साइकिल यात्रा, नो बाइक यात्रा, no road show, Padyatra, cycle, bike vehicle rally and procession shall be allowed till 15th January 2022. चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि पार्टियों को किसी भी तरह रैलियों से परहेज करना पड़ेगा। पहले यह हेडलाइन 15 जनवरी तक की थी, उसे बढ़ाकर 22 जनवरी तक का कर दिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर के ऊपर नीचे होते ग्राफ को देखते हुए फिलहाल रैलियों पर प्रतिबंध बने रहने की संभावना लगती है। अगर कुछ छूट मिलती है तो संभावनाएं यही है कि पहले जैसा जलवा दिखाने का मौका नेताजी को नहीं मिलेगा। मतलब साफ है कि वर्चुअल रैलियों पर ही दलों का दारोमदार टिका है। वर्चुअल रैली एक ऐसा शब्द जो आज की तारीख में हर सियासी दल का सिर दर्द बढ़ा रहा है। बड़े दल तो फिर भी थोड़े तैयार दिखते हैं, छोटे दलों की राह में ज्यादा चुनौतियां दिखती हैं। यही वजह है कि चुनाव आयोग की वर्चुअल रैली वाले ऐलान के बाद बेहद तीखी प्रतिक्रिया छोटे दलों की तरफ से देखने को मिली। चुनाव आयोग ने समय पर जो चुनाव की तारीख की घोषणा की है, हम उसका स्वागत करते हैं। और जो एक नई व्यवस्था चुनाव आयोग ने लागू किया है और जो वर्चुअल और डिजिटल की बात किया है, तो जो बड़ी पार्टियां हैं उनके पास तो संसाधन है, लेकिन जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं उनके पास संसाधन नहीं है। तो चुनाव आयोग को चाहिए, हम आपके माध्यम से चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि वो एक सिस्टम बनावे, जो भी सिस्टम बने, राष्ट्रीय पार्टियों को 1 घंटा दे, पूरे प्रदेश में उनको 1 घंटे का टाइम मिले, आधे घंटे का टाइम दें जो राज्य दल हैं, जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं उनको भी 5-5 मिनट 10-10 मिनट तक अपनी बात आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग को समय अपने मुट्ठी में लेकर के सबको समय देना चाहिए।
तभी न्याय होगा। सहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मुद्दा तो यही उठा रहे हैं। वर्चुअल रैली के लिए जिस तरह के संसाधनों की जरूरत पड़ती है, जितनी बड़ी मात्रा में टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, हर राजनीतिक दल के लिए इसे जुटा पाना आसान नहीं है। कंप्यूटर्स, एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स, टैब, लैपटॉप्स, अच्छे कैमरास वर्चुअल रैली की प्राथमिकता आवश्यकताओं में शामिल है। इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के पास भी अच्छे मोबाइल हों, अच्छे टीवी हों, इंटरनेट की अच्छी स्पीड हो, तभी वर्चुअल रैली के प्रभाव को सही तरीके से आंका जा सकता है। शायद इसी डर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी परेशान किया है। चुनाव आयोग से हमारी अपील होगी कि अगर वर्चुअल रैली या इस तरह के फैसले ले रही है तो जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनकी मदद के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वर्चुअल रैली वाली चुनौती नेताओं की नींद खराब कर रही है। कोरोना के आने के बाद ही भीड़ भाड़ वाले आयोजन पर मनाही की बात सामने आती रही। यही वजह है कि बड़ी सियासी पार्टियों ने समझदारी दिखाते हुए इसी हिसाब से डिजिटल तैयारी पहले से ही शुरू कर दी थी, लेकिन आज अखिलेश यादव को इसमें किसी साजिश की बू आ रही है। हम तो सवाल ये पूछें कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता था कि तैयारी पहले कर ली उन्होंने। हर मिनिस्टर के यहाँ, हर उनके जिले में, हर पदाधिकारी के यहाँ पहले से ही स्टूडियो कैसे बन गए, डिजिटली सब अधिकारी कंपनियां कैसे आ गईं। सवाल यह है कि चुनाव आयोग को यह सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता है कि आने वाले समय में कई हफ्तों इसी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रचार होगा। उन्होंने अपना कैसे वाईफाई लेनी है, कैसे इंटरनेट कनेक्शन लेना है, कितने उनको मशीन चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, कैसा रूम होना चाहिए, कैसे टेलीप्रॉम्प्टर होना चाहिए, बंद ना हो, ऐसा हो। तो ये तैयारी अच्छी कंपनी की हो, प्रोजेक्शन हो, ये तैयारी पहले से कैसे उन्हें पता थी? दूसरे दलों को तो तब पता लगा जब चुनाव आयोग ने तय किया। इस भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता था कि इनके मंत्रियों के यहाँ, इनके संगठन के लोगों के यहाँ, इनके प्रचार करने वाले लोगों के यहाँ पहले से ही चीजों का बनना? इसका मतलब ये था कि सरकार को पता था, भारतीय जनता पार्टी को पता था कि आने वाले समय में चुनाव इसी तरह होने जा रहा है। चुनाव की डिजिटल तैयारी को लेकर सबसे आगे चल रही है बीजेपी। पार्टी के दफ्तरों में जनता से वर्चुअल कनेक्ट करने की तैयारी की पूरी व्यवस्था पर पहले ही काम किया जा चुका है। नेताओं के घरों और दफ्तरों में अलग से तकनीकी तैयारी में कोई कमी नहीं रखी गई है। ये सारी डिजिटल वाली तैयारी लंबे समय से बीजेपी के अंदर जारी रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन ने कोरोना काल में भी हमने सेवा ही संगठन है का अभियान डिजिटल माध्यम से शुरू किया था और अपने नीचे के कार्यकर्ताओं से हम डिजिटल माध्यम से बात करते थे और उसको हमने और अपग्रेड किया है। कोरोना काल में भी सेवा ही संगठन के अभियान को चलाया, पार्टी के अभियान को चलाया और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की ही सदस्यता ही डिजिटल माध्यम से हुई है। इस नाते हम लंबे समय से माननीय मोदी जी का मंत्र जो था डिजिटल इंडिया, उसको स्वीकार किए थे और हम उस पर आगे बढ़ रहे थे। आगे चुनाव की रैलियों में माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, संगठन के अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, ये सब लोग और भी हमारे प्रदेश के जितने भी बड़े नेता हैं, देश के नेता हैं, वो चुनाव में डिजिटल माध्यम से रैलियां करेंगे, हम संबोधित करेंगे। हम उसकी योजना बनाए हैं और बड़े पैमाने पर हम डिजिटल माध्यम से लोगों को संबोधित करेंगे। चुनाव आयोग की वर्चुअल रैली वाली गाइडलाइंस का असर पार्टी दफ्तर के बाहर जुटने वाली भीड़ काफी कम दिख रही है। लखनऊ में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर का हाल कुछ यही बता रहा है। कांग्रेस ऑफिस के दफ्तर में खड़े हैं, ये नज़ारा आप देखिए। चुनाव का वक्त है लेकिन यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है, यानी कि लोगों को अब जो नेता हैं उनको जब संबोधित करेंगे तो वो वर्चुअल माध्यम से करेंगे और प्रियंका गांधी इसमें लगातार जुटी हुई हैं।
वर्चुअल रैली के लिए कांग्रेस की अपनी तैयारी है। सोशल मीडिया की ताकत का फायदा कांग्रेस पार्टी उठाती रही है। योगी सरकार को घेरने के लिए जिस तरह से प्रियंका गांधी सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज बुलंद करती रही हैं, उसके प्रभाव को देखते हुए जनता के बीच अपने वर्चुअल रीच को लेकर कांग्रेस का मनोबल हाई है। हमारे लिए समाज सेवा का एक माध्यम है और कोरोना को देखते हुए ही कांग्रेस पार्टी का ही सजेशन था कि हम बड़ी रैलियों को ना करें, छोटे नुक्कड़ नाटक की परमिशन, छोटे नुक्कड़ सभाओं की परमिशन दी जाए ताकि लोगों की जान बच सके। तो हम इसके लिए पहले भी तैयार थे। दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन वो हर दिक्कत जिससे समाज को फायदा होगा उसको देखने के लिए, फेस करने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा तैयार है। सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपना सियासी संदेश जनता तक पहुंचाने की कांग्रेस की अपनी तैयारी है। पूरे उत्तर प्रदेश में 21 ग्राम पंचायत में जो हमारे ग्राम पंचायत अध्यक्ष हैं, उन सब ने अपना अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है और हम 11 करोड़ लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से कांग्रेस में जोड़े हुए हैं। जो कांग्रेस के विचार हैं, जो कांग्रेस की सोच है, वो उन ग्रुपों के माध्यम से उनके तक पहुँचाए जा रहे हैं। स्टेट लेवल पे जो हमारे ग्रुप बने हुए हैं, वो अपने थॉट्स को कन्वर्ट करते हैं सिटी लेवल के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, और वहाँ से जो है वो विधानसभा के पास, विधानसभा से जो है वो ब्लॉक स्तर के बाद, ब्लॉक स्तर के बाद से लेकर वो ग्राम सभा अध्यक्ष तक जाते हैं। कोरोना जिस तरह से नए नए रूप लेकर समय समय पर सामने आ रहा है, जानकार बताने लगे हैं कि अब समाज को कोरोना के अनुसार ढलना ही होगा। कोरोना के साथ जीने की कला विकसित करनी ही पड़ेगी। बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदलने वाला है। जाहिर है, ऐसे में राष्ट्रीय नेतृत्व की कमान संभालने वाले राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बड़ी है। राजनीतिक दलों को समझना होगा, जनता के साथ डिजिटल कनेक्ट भविष्य की राजनीति का स्थायी हिस्सा बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चीन की साजिशें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चीन की नापाक हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जिनपिंग की शातिराना हरकतों से एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश में तनाव बढ़ गया है। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश एक युवक के गायब होने के बाद भारतीय सेना हरकत में आ गई है। भारतीय सेना ने चीन पर दबाव बनाया। बस एक ही मांग है कि भारतीय युवक को वापस लौटाए चीनी आर्मी। बॉर्डर पर तनाव को लेकर जब दिल्ली में राजनीति गर्म होती है तो परेशान हो जाता हूं। देश की सरहदों पर तनाव को लेकर जब सोशल मीडिया पर राजनीति होती है तो मैं हैरान हो जाता हूं। मैं तो बस राष्ट्र की आवाज के मंच से यही गुजारिश करूंगा कि जब बात राष्ट्र की हो तो मुल्क से एक ही आवाज उठे। राष्ट्र के सम्मान की बात हो तो देश से एक ही आवाज उठे कि हम सब साथ हैं। के बीच एलएसी पर बीते 1.5 साल से तनाव जारी है। गतिरोध को शांत करने की तमाम कोशिशों के बीच चीन ने एक और नापाक हरकत को अंजाम दिया है। इस बार चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने अरुणाचल प्रदेश से लगती सीमा से एक 17 साल के बच्चे को अगवा कर लिया है। बच्चे के अपहरण की जानकारी राज्य के सांसद तापिर गांव ने केंद्र सरकार को दी है, जिस पर केंद्र की मोदी सरकार ने फौरन एक्शन लेते हुए चीनी सेना को बच्चे का पता लगाने और प्रोटोकॉल के मुताबिक उसे वापस सौंपने को कहा है। अरुणाचल के बीजेपी सांसद गांव ने बताया कि वीरान तरुण का अपहरण अपर सियांग जिले से बुधवार को किया गया। पीएलए ने एक और लड़के के अपहरण की कोशिश की, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा। इसी लड़के ने स्थानीय प्रशासन को अपने साथी के अपहरण की जानकारी दी। चीन की चालाकी और भारत सरकार के एक्शन के बीच एक बार फिर विपक्ष आ गया। कांग्रेस की कमान संभाल रहे राहुल गांधी ने पीएम मोदी की चुप्पी पर जोरदार हमला बोला है। गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले भारत के एक भाग्य विधाता का चीन ने अपहरण किया है। हम मीताराम तरोन के परिवार के साथ हैं और उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। पीएम की बुजदिली, चुप्पी ही उसका बयां है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता।
राहुल के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी को सेना के शौर्य पर शक न करने की सलाह दी है। देखिए, राहुल गांधी जी कहां से ट्वीट कर रहे हैं मुझे लोकेशन नहीं मालूम है, लेकिन हर भारतीय का लोकेशन भारत के लोगों को मालूम है। कोई भी घटना बॉर्डर पे होती है उसकी पूरी चिंता हमारी सरकार करती है। राहुल जी को, अपने सैनिकों को, अपने प्रधानमंत्री को, अपने रक्षा मंत्रालय को बुज़दिल नहीं मानना चाहिए। वो भी इसी देश के वासी हैं जिस देश में पराक्रमी सेना रहती है। तो बॉर्डर पर जो जवाब हमें देना है वो हम देते हैं। उधर कांग्रेस ने सरकार को चेताया है कि वो चीन को चेतावनी दे कि वो अपनी हरकतों से बाज आए। चीन जो भारत की सरजमी है उसको हथियाता जा रहा है। खासकर जो अपर सुबनसिरी जिला है अरुणाचल प्रदेश का, वहां पर चीन ने अवैध तरीके से भारत की सरजमीन के ऊपर अपने गांव स्थापित किए हैं। और ये जो वाकया हुआ है कि एक बार फिर चीनी सेना भारतीय नागरिकों को अपहरण करके ले गई है, ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय है और भारत सरकार को तुरंत चीन से बात करनी चाहिए। वहीं रक्षा विशेषज्ञों की माने तो चीन की यह हरकत बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों के जहन में डर पैदा कर सकती है। अरुणाचल के गांव के एलएसी के नजदीक एक नौजवान को पीएलए द्वारा कब्जे में लेना इस हद तक चिंता का विषय है कि इससे वहां पर एलएसी के नजदीक बसी आबादी पर डर पड़ सकता है और उनके मन में भय पैदा हो सकता है। चीन पूरे अरुणाचल को अपना मानता है। एलएसी विवादित है। चीन ने यह क्यों किया? इसके दो कारण हो सकते हैं। एक, जानबूझ के, क्योंकि अभी हाल ही में चीन ने जो एक न्यू लैंड ऑर्डर लॉ बनाया है, लैंड बॉर्डर लॉ को सख्ती से निपटने के लिए या उसको लागू करने के लिए शायद पीएलए ने हरकत की हो। चीन ने भारत से लगती सीमाओं पर अपनी नापाक हरकतें जारी रखी हुई हैं। ड्रैगन ने इससे पहले सितंबर 2020 में भी इस तरह की हरकत की थी। पीएलए ने अरुणाचल के सुबनसिरी जिले से 5 लोगों को अगवा कर लिया था। स्थानीय मीडिया की तरफ से मामला उठाए जाने के बाद तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने मामले को चीन के सामने रखा और अगवा किए गए लोगों की रिहाई सुनिश्चित कराई। लद्दाख में एलएसी पर हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन चीन फिर भी अपनी जिद पर अड़ा है और अपनी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। कभी चीन लद्दाख के पास अपने जवानों की जमात पड़ा देता है तो कभी एलएसी के पास अपने बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है और भारत की तरफ से हर बार उसे मुंह तोड़ जवाब मिलता है। बावजूद इसके चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चीन को ये समझना होगा कि ये 1962 वाला भारत नहीं बल्कि ये नया भारत है जो आंख में आंख डालकर बात करता है, घर में घुसकर मारता है। लिहाजा चीन को अपनी चालाकियों को बंद करना होगा और अपहरण किए गए बच्चे को भारत को सौंपना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच जो बाइडेन सरकार ने 1 साल पूरे कर लिए हैं, जो बाइडेन ने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड अमेरिका की जनता के सामने रखा है। कोरोना से जंग पर बाइडेन ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। जो बाइडेन ने कोरोना काल की आर्थिक चुनौतियों के बीच अमेरिका के युवाओं की उम्मीद बढ़ाने वाली रिपोर्ट पेश की है, युवाओं के सपनों को उड़ान देने की कोशिश की है। 1 साल में अमेरिका के अंदर करीब 64 लाख नई नौकरियों को जो बाइडेन ने अपनी कामयाबी बताया है। जो बाइडेन सरकार के 1 साल का रिपोर्ट कार्ड आप भी देखिए। I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute
that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will जो बाइडेन ने 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। डोनाल्ड ट्रंप के विवादों से भरे कार्यालय के बाद जो बाइडेन से अमेरिका के लोगों को बड़ी उम्मीदें रहीं। दुनिया के दूसरे राष्ट्र प्रमुखों की तरह ही कोरोना महामारी जो बाइडेन के लिए भी बड़ी चुनौती बनकर सामने आई। यही वजह है कि 1 साल पूरा होने के अवसर पर जब जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो इस दौरान उनके संबोधन का बड़ा हिस्सा कोरोना की चुनौतियों से ही जुड़ा हुआ रहा। All I know that after almost 2 years of physical, emotional, and psychological weight of this pandemic and the impact it's had on everyone, for many of us, it's been too much to bear. We're in a very different place now, though. We have the tools, vaccines, boosters, masks, tests, pills, to save lives and keep businesses and schools open. 75% of adults are fully vaccinated. We've gone from 90 million adults with no shots in arms last summer and down to 35 million with no shots as of today. And we're adding about 9 million more vaccinations each week. अमेरिका में कोरोना महामारी कहर बनकर आई। दुनिया में कोरोना का सबसे घातक प्रहार अमेरिका में ही देखने को मिला। अभी तक अमेरिका में 8.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। दुनिया में यह आंकड़ा सबसे बड़ा है। कुल कोरोना केसेस की बात करें तो इस रैंकिंग में भी अमेरिका सबसे ऊपर रहा है। दुनिया में कोरोना केस का प्रतिशत अमेरिका 20.55, भारत 1.55, ब्राजील 6.89, ब्रिटेन 4.56, फ्रांस 4.47, रूस 3.22। बावजूद इसके अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को लगता है कि उन्होंने कोरोना को नियंत्रित करने में अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि पिछले 1 साल में उन्होंने वैक्सीनेशन पर काफी अच्छा काम किया है, वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने का पूरा प्रयास किया है। वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में जो बाइडेन ने बताया, उनकी सरकार ने ज्यादातर अमेरिकियों को वैक्सीन उपलब्ध करवाया। आज की तारीख में करीब 75% अमेरिकन को पहली डोज लग चुकी है। 63% अमेरिकन पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। 5 साल के बच्चों को नवंबर से वैक्सीन लग रही है। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए करीब 8 करोड़ बूस्टर डोज दी जा चुकी है। घर बैठे रैपिड टेस्ट करवाने की सुविधा इस हफ्ते शुरू कर दी गई है। हालांकि अमेरिका के ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लग गई है, लेकिन वैक्सीनेशन दर के मामले में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन और ब्रिटेन जैसे देश अमेरिका से आगे हैं। अपने 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर जो बाइडेन ने अपनी सरकार के कामकाज का पूरा ब्यौरा दिया। कोरोना महामारी के दौरान में जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कराह रही है, बड़ी संख्या में लोगों के कामकाज खत्म हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी पर नियंत्रण बाइडेन सरकार की बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। बाइडेन सरकार को विरासत में 6.4% बेरोजगारी दर मिली थी, जिसे 3.9% पहुंचाने का काम तो बाइडेन ने किया। 1 साल में अमेरिकन कंपनियों और सरकार ने कुल 64 लाख नौकरियां पैदा की। संसद के बजट कार्यकाल ने बेरोजगारी दर 4.6% तक नीचे आने का अनुमान लगाया था, लेकिन जो बाइडेन इसे और नीचे ले जाने में सफल रहे। नौकरियों के लेवल पर तो अच्छा परफॉर्म कर पाए जो बाइडेन, लेकिन महंगाई को नियंत्रित करने में ज्यादा सफल नहीं हो सके। अर्थव्यवस्था को दौड़ाने की तेजी में बाइडेन प्रशासन के हाथ महंगाई ने जला दिए। अमेरिका में महंगाई दर 7% तक पहुंच गई है।
जो पिछले 40 सालों के सबसे ऊंचे स्तर पर है। ऊंची कीमतों ने जो बाइडेन के आर्थिक नेतृत्व के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा किया। गैसोलीन और खाने पीने की चीजों के दाम सबसे ज्यादा बढ़े। अमेरिका में महंगाई बढ़ने के बारे में अर्थशास्त्रियों का कहना है कि राष्ट्रपति ने जो राहत पैकेज दिए वे बहुत बड़ा था, जिसका बोझ अमेरिकी अर्थव्यवस्था नहीं उठा पा रही। बाइडेन ने इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक और पर्यावरण से जुड़ी पहलों के लिए करीब 1000 अरब डॉलर के पैकेज को मंजूरी दी। कोरोना और अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक और जिस मुद्दे ने जो बाइडेन की मुसीबतें बढ़ाई वो अफगानिस्तान का मसला रहा। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी वैश्विक स्तर पर अभी भी चर्चा का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जिस तरह से अमेरिका ने अचानक से बिना विशेष तैयारी के अपने सैनिकों को वापस बुलाया, इस बात को लेकर बाइडेन सरकार की आलोचना होती रही है। विशेषकर काबुल एयरपोर्ट के गेट पर हुए आत्मघाती हमले में जिस तरह से 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए, इस मुद्दे को लेकर अमेरिका में बाइडेन सरकार को जबरदस्त आलोचना झेलनी पड़ी। 2 दशकों की अफगान जंग में अमेरिका के कुल 2460 सैनिकों की मौत हुई। तमाम तरह के विरोध के बावजूद जो बाइडेन को लगता है कि उनका फैसला सही रहा। अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने के अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने 10वीं न्यूज कॉन्फ्रेंस बुधवार को की। बीते 1 साल में उन्होंने मीडिया को कुल 22 इंटरव्यूज दिए हैं। पिछले 5 राष्ट्रपतियों की तुलना में ये सबसे कम है। अमेरिका में ऐसा कहा जाता है कि बाइडेन प्रेस से मुलाकात के मामले में थोड़े शर्मीले हैं। मीडिया से कम संवाद की वजह से विपक्षी उनकी आलोचना भी करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।